हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जल्दी जुड़िए। नमस्कार 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 सभी को, नमस्कार। ओके, आइए आइए, थोड़ा जल्दी जुड़िए, जल्दी जुड़िए। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। पवन जी, मनोज, श्याम, मुनफैद जी, यश जी, गुरविंदर, पवन, नीरज, जयदीप, दीपक जी, सभी को नमस्कार। विजयपाल जी नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, जुड़िए जुड़िए जुड़िए। दीपक पवार जी, बहुत बहुत नमस्कार। सिरसा से भी पवन जी। ओके, रोहित, संजू, जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि हम टॉपिक को शुरुआत कर सकें। या ठीक है। आपको पता ही होगा, जैसे कि आज भी मोदी जी की स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी ही होगी, 3 मई तक लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया गया है। खैर, आपके लिए, हमारे लिए थोड़ा नुकसान का भी है और फायदे का भी है। नुकसान इसलिए कि हमारी पढ़ाई और हमारा समय दोनों वेस्ट होता जा रहा है, लेकिन उस वेस्ट को हम बचाने के लिए यूट्यूब पर लाइव, बिल्कुल जैसे क्लास में हम कराते हैं डिटेल में, नहीं, अब वैसा नहीं होगा। जैसे कि लाइटली यूट्यूब पर कई बार हम पढ़ा देते थे कि बेसिक बेसिक थोड़ा बता दिया जाए। अब पांडे जी ने, ओमदत्त जी ने पूरा डिटेल में आपको टॉपिक्स कराए हैं। जितना डिटेल में आप लोग सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा ही डिटेल में उन्होंने कराए हैं। मैं भी अपने टॉपिक आपको डिटेल में ही लेकर चल रहा हूं। और लॉकडाउन अच्छा इसलिए है क्योंकि देश में बहुत सारे लोग मान नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से कोरोना के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। और ये कोरोना पता नहीं कहीं से कभी आपके और हमारे दरवाजे तक ना आ जाए, इसलिए लॉकडाउन यानी कि ताला लगाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कोरोना बाहर ही रहे और हम अपने अपने घरों में सेफ रहे। तो आप लोग भी अपने घरों में सेफ रहकर गैलेक्सी एक्सेस कोचिंग पॉइंट पर हमारी क्लासेस को रोज़ देखिए, सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक, और दोपहर शाम को भी 2 क्लासेस आपकी होगी, 9 से लेकर 11 बजे के बीच में 2 क्लासेस इसमें आपको दिया करेंगे। 5 घंटे रोज़ आपको क्लास मिलेगी, और जिसमें आपको लगभग कंप्लीट कोर्स करवाने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन इस बार हम डिटेल में कोर्स करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नमस्कार सभी को। बस कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, जितने पॉइंट्स समझ सको ठीक है, बाकी आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या साउंड क्लियर है? एक बार बताइए, जब भी सभी जुड़ के बताइए, साउंड क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मैं देख रहा हूं आपको जी। सभी को नमस्कार जी। हाँ, कुलदीप सर की भी क्लास लगाएंगे, सभी की क्लास लगेगी, जैसे कि आपको बताया गया है। ओमदत्त सर क्लास ले चुके हैं, पांडे सर क्लास ले चुके हैं, मैं भी क्लास लेने आया हूं आज, और कल परसों या फिर नेक्स्ट कुछ टाइम में ही उनकी भी क्लास आपके सामने होगी। और आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को टैगलाइन पता चल गई होगी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर पेपर में इसमें से आता ही है कोई ना कहीं से क्वेश्चंस, और इसी को हम लेके चलेंगे आगे। क्लास बड़ी है, टैगलाइन भले ही मैंने सिर्फ मौलिक अधिकार लिखवाया है, लेकिन ये टॉपिक दोनों का है, क्योंकि दोनों में गहरा रिश्ता है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो दोनों में क्योंकि गहरा रिश्ता होने की वजह से हमारे को ये टॉपिक साथ में लेके चलना है। आने वाली कुछ क्लास भी होगी तो टैगलाइन मौलिक अधिकार, बट इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, कर्तव्य और अधिकार। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो लोग थोड़ा सा लेट जुड़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं गया, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों,
क्या होता है मौलिक अधिकार और क्या होता है मौलिक कर्तव्य। पहली बात तो हम यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ओके। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, और ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य। पहली बात, देसी भाषा में इन दोनों चीजों में फर्क समझ के चलिएगा। कर्तव्य का मतलब होता है एक प्रकार से फर्ज, और अधिकार का मतलब होता है एक प्रकार से हक, कि मेरा हक है इस चीज पर, ठीक है। हां, जैसे आप कहते हो कि ये मेरा कमरा है, इस पर मेरा हक है, ये मेरी गाड़ी है, इस पर मेरा हक है, मैं पूरा अधिकार कैसे कह सकता हूं ये मेरी बाइक है, मेरे मम्मी पापा पे मेरा हक है, पापा मम्मी का मेरे पे हक है ना। तो जिस पे हम हक दिखाते हैं इसको बोलते हैं हम अधिकार। और कर्तव्य का मतलब होता है फर्ज। और फर्ज तो ऐसा है दोस्तों हमारे देश के संविधान में, निभाओ तो निभा लो, ना निभाओ तो मत निभाओ। इसको मैं दो एग्जांपल से पहले क्लियर करूंगा, दो एग्जांपल से इसमें पहले आपको क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, आप सभी के सभी लोग मेट्रो में तो सफर करे होंगे, दिल्ली में चलती है, जिनको ना पता हो उनको बता दूं, वैसे तो कई शहरों में है लेकिन दिल्ली में भी आपके आस पड़ोस में चलती है दिल्ली मेट्रो। अब मान लो मैं ऑफिस में गया, सुबह से शाम तक थक हार के मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा, मेट्रो में बैठा, पहले मैंने टिकट ली, दूर तक की टिकट लेके मेट्रो का वेट किया, भीड़ थी, जैसे तैसे एंट्री हो गई, बिल्कुल मेट्रो खचाखच बिल्कुल भरी हुई है और मैं खड़ा हूं थका हारा। अचानक एक सीट खाली हो जाती है और मैं उस पर जाके बैठ जाता हूं। मैं बैठा ही था, रिलैक्स हुआ थोड़ी देर के लिए, इतने में एक बूढ़ा सा व्यक्ति मेरे पास आ जाता है। बूढ़ा था या फिर विकलांग था, वो मेरे पास खड़ा हो जाता है। वो मुझे कुछ नहीं बोलता कि बेटा सीट दे दो या ये कर, वो कुछ नहीं बोला, बस मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने देखा बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हुआ, वो बैठ गया, बैठकर बोला थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कहा अंकल जी, आंटी जी, भाई साहब, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने क्या किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया। मैं आपसे पूछकर एक सेकंड में स्क्रीन पर देखना चाहूंगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर मैं खड़ा ना होता उस वृद्ध व्यक्ति के लिए, तो क्या वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जबकि मेरे पास टिकट भी है और थका मैं भी हूं। तो बताइए, क्या वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? क्या वो मुझे पुलिस कार्रवाई करवा सकता है मेरे खिलाफ, अगर मैं खड़ा ना होता तो उसके लिए, उसको सीट ना देता तो? जी बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, नहीं। बहुत अच्छे, आपका रिप्लाई जानकर मजा आया, बेहतरीन। जी हां, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा फर्ज था, निभा लिया, मैं उठ गया, वो बैठ गया, बस सिंपल सी बात। अब इसको थोड़ा सा पलट कर देखो, इस केस को थोड़ा सा पलट कर देखो, और वो ये है, मेट्रो में एक जगह होती है सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व सीट, या फिर विकलांगों के लिए एक सीट रिजर्व होती है। अब वही सीन था, मैं विकलांगों वाली जगह पर, या जो सीनियर सिटीजन की जो रिजर्व सीट होती है, आरक्षित जो सीट होती है, मैं वहां पर बैठा हुआ था। सेम सीन था, मैं थका हुआ था, टिकट ले रखी थी, मेट्रो भरी हुई थी, जैसे तैसे करके मैं बैठ गया। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, मैं नहीं उठा, उसने मुझे घूरा, मैं फिर भी नहीं उठा, उसने मुझे टोका कि बेटा सीट दे दो, मैं फिर भी नहीं उठा, उसने कहा बेटा सीट दे दो, मैंने कहा अंकल क्यों दे दो? बोला बेटा ये बुजुर्गों की सीट है। उन्होंने कहा बुजुर्गों की सीट है, मैंने कहा कहां लिखा है? उन्होंने कहा देख बेटा ऊपर लिखा हुआ है। मैंने और बदतमीजी कर दी और मैंने कहा तो फिर वहीं ऊपर बैठ जा। बदतमीजी मैंने कर दी, लेकिन दोस्तों इस बार मेरी मर्जी नहीं चलेगी। इस सीट पर बैठना उस बुजुर्ग व्यक्ति का अधिकार है।
ये उसका राइट है। मौलिक अधिकार नहीं कह सकता, लेकिन हां ये उसका हक है। उसने देश के लिए एक कुछ सेवा की होगी, समाज सेवा की है, बुजुर्ग हुआ है, अच्छा खासा व्यक्ति ने अपना पूरा लंबा जीवन व्यतीत किया है, तभी तो कुछ बड़ी चीजें सुविधाएं उनको दी जाती है। आज उनको दी जा रही है, कल को मुझे भी मिलेगी। जी हां, इस बार वो बिगाड़ सकता है। वो खुद तो कुछ नहीं कर पाएगा, चलो थोड़ा देखेगा हट्टा कट्टा देख के चेहरा, लेकिन हां बाद में मेट्रो के स्टेशन पे जाके सीआईएसएफ के जवान को कह के वो मुझे बाहर फेंकवा सकता है, क्योंकि ये मेरा फर्ज नहीं है उठना, ये उसका अधिकार है वहां पर बैठना। तो इस प्रकार से पहले तो ये समझ के चलिएगा कि अधिकार जो होते हैं और कर्तव्य जो होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है। जी हां, वो अधिकार था उसका और कर्तव्य मेरा था तो उठने का, लेकिन चलो नहीं भी तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करके कानून की मदद लेकर, पुलिस की मदद लेकर वो मुझे वहां से उठवाकर बाहर फेंकवा सकता है। तो ये एक मेन फर्क होता है भारत के संविधान में अधिकार और कर्तव्यों के बीच में। फर्क क्या है? अगर आप कर्तव्यों को नहीं मानते हो, कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो, तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर आपके अधिकार छीने जाते हैं, अगर आपके अधिकार छीने जाते हैं, तो फिर आप पुलिस का सहारा, कानून का सहारा ले सकते हो। जी हां, अगर मेरे अधिकार कोई छीनता है, लाइक मेरे पास अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार। मान लो कोई बंदा मुझे किडनैप कर लेता है, मैं अपने दोस्त के घर गया, उन्होंने क्या किया, मुझे घर में ही बंद कर लिया। पांडे जी ने मुझे घर में लॉक कर दिया, ओमदत्त जी ने भी बाहर से ताला लगा दिया और जाने नहीं दे रहे, एक प्रकार से किडनैप कर लिया है। तो मेरा अधिकार है स्वतंत्रता का, तो अब ऐसे टाइम पर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, जल्दी जी। क्लियर क्लियर क्लियर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके ओके, इसके एग्जांपल्स तो कई लिए जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आपसे लिया है, एक बेसिक सा, ठीक है, वरना एग्जांपल तो लाखों है, हजारों है इसके एग्जांपल। अब एक और बात को समझो दोस्तों, हमारे देश में एक चीज होती है अधिकार। इस देश में आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए। मैं दोबारा आता हूं, यही मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारत में इतने मौलिक अधिकार दिए गए हैं जितने मौलिक अधिकार पूरी दुनिया में किसी भी देश में नहीं दिए जाते। जी हां, आपने सही सुना, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में उनके लोगों को इतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने भारत के संविधान में दिए गए। अरे कुछ भी करो, खाओ पियो, नाचो गाओ, घूमो फिरो, जो पहनना है पहनो, इंडियन पहनना है, कल्चरल पहनना है, वेस्टर्न पहनना है, मतलब कुछ भी तो करो। किसी से दोस्ती करो, किसी से भी दुश्मनी करो, किसी से भी शादी करो। कोई ये नहीं कहेगा तू हिंदू है मुसलमान से शादी कैसे कर ली, या मुसलमान है तो हिंदू से या सिख से शादी कैसे कर ली, या दोस्ती कैसे कर ली, या उसके साथ कैसे रह लिया, उसके साथ कैसे खा लिया। काम धंधे खोलो, मतलब तुम्हें जो करना है करो। सभी प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान में आपको दिए जाते हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा अधिकार नहीं दिए जा सकते। और तो और जितना मेरा मानना है जनाब, लोगों को बहुत ही ज्यादा अधिकार है। अब ये देख लो ना, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग फिर भी मंडियों में घुसे पड़े हैं, रोडों पर निकले हुए हैं। वो तो चलो पुलिस कई राज्यों में सख्त है, सही छपास छोड़ती है डंडे की, अदरवाइज अधिकार बहुत ज्यादा है। अरे लोग तो जहां थूकना चाहे थूक देते हैं, जहां कूड़ा फेंकना चाहे कूड़े फेंक देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, क्योंकि इस देश में मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा दे रखे हैं, उम्मीद से ज्यादा है। और जितना मैं राजनीति को जानता हूं, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे अधिकार यहां पर कम करने चाहिए। ये एक्सेस हो चुकी है, बहुत ज्यादा एक्सेस।
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्तव्य, लोगों को कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी हमारे संविधान के अंदर। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से ही 26 जनवरी 1950 से ही आप लोगों के पास अधिकारों का भंडार है, और इतने अधिकार कि मेरे को पढ़ाने में भी कई क्लास लगेंगी, 4-5 क्लास लग सकती है इन अधिकारों को पढ़ाने में। लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत के अंदर कर्तव्य कितने हुआ करते थे? कर्तव्य कितने हुआ करते थे? तब इसमें कर्तव्य नहीं हुआ करते थे। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं थी। लोग वही हंसते गाते खाते पीते नाचते गाते घूमते रहते थे, और आज भी घूमते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन 1975 में एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन का नाम था जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट, जेपी मतलब जयप्रकाश, जयप्रकाश मूवमेंट नहीं, वहीं आगे से जयप्रकाश मूवमेंट। जयप्रकाश देश के एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं, गांधीवादी व्यक्ति रहे हैं। महात्मा गांधी के साथ उनके काफी अच्छे ताल्लुक हुआ करते थे, और नेहरू तो बिल्कुल भाई थे उनके। इंदिरा गांधी तो गोद में उन्होंने खिला रखी है। जयप्रकाश, कुछ था सीन, उनको भी पढ़ेंगे हम कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल समझ के चलिएगा, देश में 1975 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जितना बड़ा आंदोलन आज तक देश में नहीं हुआ है। जी हां, अन्ना हजारे का आंदोलन भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा यह आंदोलन था। नेता का नाम लो आप, वो सब इस आंदोलन में थे। चाहे मैं बात करूं, जयप्रकाश नारायण तो थे ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, जिन लोगों के आप लोगों ने नाम सुने हों शायद, जगजीवन राम तो खैर उस टाइम कांग्रेस में थे, मोरारजी भाई देसाई। एक प्रकार से पूरा हिंदुस्तान इस आंदोलन में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ था। आंदोलन शांतिपूर्वक था, लेकिन कई जगह आंदोलन हिंसक भी हुआ। जब यह आंदोलन बहुत हिंसक हुआ, लोगों ने बसें जला दी, रेल जला दी, कुछ सरकारी दफ्तर फूंक दिए, सरकारी अधिकारियों के साथ हाथापाई हुई, मारकाट भी हुई। जब यह आंदोलन बहुत ज्यादा हिंसक होना शुरू हुआ, तब इंदिरा गांधी के दिमाग में एक आइडिया आया। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, मैं साइड में लिख देता हूं, प्राइम मिनिस्टर। तब इंदिरा गांधी के दिमाग में आइडिया आया, ध्यान से सुनना कर्तव्य को। इंदिरा गांधी के दिमाग में आया कि जब यह देश इस देश के लोगों को, यहां की जनता को इतने सारे अधिकार देता है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, खाना पीना, घूमना, नाचना, गाना, कुछ भी करना, जब यह देश इन लोगों को इतने सारे अधिकार देता है, इतनी आजादी देता है, तो इनका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए। इनमें भी देश के प्रति कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। जी हां, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य को लाने के पीछे यह कंसेप्ट था कि जब यह देश आपको इतने अधिकार देता है जीने के लिए, तो आपका भी तो कर्तव्य है इस देश के लिए कि आप भी तो इस देश के लिए कुछ करो, आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। तब जाके 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का निर्माण किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का निर्माण किया गया। जी हां,
कंसेप्ट क्या था, मैं फिर बता रहा हूं। आज संविधान के लागू होने के दौरान कर्तव्य नाम की भारत में कोई चीज नहीं हुआ करती थी। कर्तव्य नहीं होते थे, कर्तव्य नहीं होते थे। हिंदी में मेरे ख्याल में ऐसे लिखते होंगे, व्याकरण मेरी थोड़ी कमजोर है, वो आप लोग देख लेना मात्रा मुद्रा में क्या देखते हैं। ओके, कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब वो आंदोलन हुआ जयप्रकाश का, जिसमें सारे नेता थे आज के, नाम लो आप, बाकी सब आज के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसी आंदोलन में थे, तब ये हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, तब ये हुआ कि जब ये देश आपको इतने सारे अधिकार देता है तो आपकी भी कर्तव्य होने चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए भारत के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति। तब 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का निर्माण किया गया। बना दी इंदिरा गांधी जी ने कमेटी। अब बना तो दी, लेकिन इनको काम सौंपा गया, बताओ लोगों के कर्तव्य क्या होने चाहिए, बताओ लोगों के कर्तव्य किस प्रकार से होने चाहिए। अब सरदार स्वर्ण सिंह जी ने, यह व्यक्ति का नाम है जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कब बनाई गई थी? 1976 में। उसका आधार क्या था? जयप्रकाश नारायण का वो आंदोलन, और उसमें उपजी कुछ हिंसा। हालांकि ज्यादातर वो शांति प्रिय था, बट हिंसक भी हो उठा, ये ध्यान रखिएगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह सारी दुनिया के संविधान खोल के देखने लग गए। सभी दुनिया के संविधान खोल के देखे कि भाई बाकी देशों में जनता को कंट्रोल कैसे करते हैं, बाकी देशों में जनता के अंदर देशभक्ति कैसे पैदा करते हैं, बाकी देशों में लोगों की ड्यूटी क्या है। बट मजे की बात पता है क्या थी दोस्तों? दुनिया के किसी भी देश में, मेरी बात ध्यान से सुनना, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र देश में कर्तव्य नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और जैसा कि आप जानते हो, भारत का संविधान बनाते वक्त हमने दुनिया के कई देशों से प्रेरणा ली थी। जो जब दुनिया में कर्तव्य थे ही नहीं तो भारत में कहां से होते? दुनिया में किसी देश में कर्तव्य नाम की कोई चीज ही नहीं, ड्यूटी नाम की कोई चीज ही नहीं, तो भारत में कहां से लाओगे? कैसे लाओगे? स्वर्ण सिंह को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, कहीं नहीं मिला। हां, एक देश जरूर था, जिस देश का नाम है जापान। जापान एकमात्र ऐसा देश था, एकमात्र ऐसा देश था जिसके अंदर कर्तव्यों का जिक्र किया गया था। लिस्ट थी ड्यूटीज की कि लोगों को क्या करना चाहिए। सिर्फ एक देश, जापान। लेकिन जापान वो एक अलग किस्म का देश है। वहां कर्तव्य भी अधिकारों जैसे ही हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे भारत में है, जहां कूड़ा फेंकना है कूड़ा फेंको, लोग फेंकते हैं, हालांकि गलत है। लोग अपने घर को तो साफ रखते हैं क्योंकि वो तो उनका खुद का है, बाहर कूड़ा फेंकते हैं क्योंकि बाहर तो देश है, वो तो किसी और का होगा शायद। गाड़ी चलाते वक्त कुछ भी खाते हैं, चिप्स खाते हैं या कोई और प्रकार के नमकीन खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, पी कर सब बाहर। क्यों? गाड़ी तो उनकी है, गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। बाहर बाहर तो खैर मुल्क किसी और का होता होगा शायद, जो उनमें फीलिंग आती है। लेकिन जापान, जापान साफ कहता है कि बेटा तू कूड़ा फेंक के तो दिखा, तेरा बस के तू फेंक के दिखा। वो ये नहीं कहता कि कूड़ा नहीं फेंक। हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की या पिछली सभी सरकारें स्वच्छ भारत अभियान में लगी हुई है, और क्या कहती है? कृपया करके कूड़ा ना फेंके, कृपया करके गंदगी ना फैलाए, कृपया करके भीख सी मांगती है एक प्रकार से। जापान वो कहता है तू फेंक के दिखा, फिर हम देखेंगे तेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई हमें क्या करनी। भाई साहब, जापान में तो अगर कोई लोग पालतू जानवर पालते हैं, कुत्ता या बिल्ली,
और बाहर जब वो घुमाने लेके जाते हैं तो साथ में एक पॉलीथीन भी लेके जानी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा जो कुत्ता है वो बिल्ली वो बाहर जाके जो वेस्ट करेगा, वेस्ट वो तुम्हें ही उठाना है। और हमारे देश में वेस्ट करवाने के लिए तो बाहर लेके जाती है, सबको पता ही होगा, अपने कुत्ता और बिल्ली को घुमाने के लिए तो बाहर लेके जाते हैं ताकि बाहर जाके वेस्ट हो सके। चलो जो भी था जैसा भी था, लेकिन सिर्फ जापान एक ऐसा देश था लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, जिसके पास कर्तव्यों का जिक्र था। हमने वहां से प्रेरणा नहीं ली, हमने प्रेरणा ली यूएसएसआर से। यूएसएसआर से, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक, यूएसएसआर, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ। हिंदी में अपना देख लेना भैया, हिंदी में मेरी थोड़ी व्याकरण की दिक्कत है, बाकी आप लोग देख ही लोगे। सोवियत संघ। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे रशिया, नहीं जनाब, रशिया और सोवियत संघ में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा सोवियत संघ से ली है। सोवियत संघ रशिया और रशिया के पड़ोस के 14 देशों का एक संगठन हुआ करता था पहले। आप में से कईयों ने नाम सुने होंगे, वरना नक्शे पर देख लेना साथ साथ में, रशिया के साथ साथ में। अगर पेपर में आता है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा कहां से ली है, अगर ऑप्शन में रशिया भी है और सोवियत संघ भी है, तो आंसर सोवियत संघ होना चाहिए। ज्यादातर किताबों में रशिया आंसर दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1990 से पहले 15 देशों का एक संगठन हुआ करता था जो आज नहीं है, आज नहीं है। रूस और 14 देश और एक्स्ट्रा, जैसे इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, शायद सुना हो, यूक्रेन, अजरबैजान, है ना, आर्मेनिया, ठीक ना, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और एक अपना रशिया। और गिनती आती हो तो 15 शायद यही होते हैं। पड़ोसी देश हैं, कर लेना आप लोग, देख लेना उसके पड़ोसी देश। बाकी वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, बाद में 15 देश में आ जाएंगे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर अपनी रिपोर्ट हाजिर करी, रिपोर्ट पेश करी, और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में 42वां संशोधन हुआ 1976। 42वां संशोधन हुआ 1976, जिसके आधार पर पहली बार मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में आए। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में आए। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह ने अपनी रिपोर्ट में, छोड़ो वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी रहने देते हैं। मौलिक कर्तव्यों की भारत में एंट्री होती है 42वें संशोधन से। 42वें संशोधन से, 42वां संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। मतलब संविधान में बदलाव, मतलब 1976 से पहले संविधान में 41 बार बदलाव किया जा चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन में 41 बार चेंज लाया जा चुका था। अब 42वीं बार चेंज लाया गया, और वो चेंज क्या था? संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान में एक नया भाग, नया पार्ट जोड़ा गया।
नया पार्ट जोड़ा गया, उस पार्ट का नाम था 4A। और एक नया अनुच्छेद आर्टिकल नया अनुच्छेद जोड़ा गया और उस अनुच्छेद का नाम था 51A। जी हां, और भारतीय संविधान में कुल मिला के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ड्यूटीज जोड़ी गई, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तब कर्तव्य कितने थे? 0, नील। किस वर्ष जयप्रकाश आंदोलन हुआ था? 1975, 75-76, वो तो फिर आगे तक वो चला ही था वो आंदोलन। और उसके बाद 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एकमात्र देश, लोकतंत्र देश, जिसमें मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, जापान। क्योंकि यूएसएसआर लोकतंत्र नहीं था, वो एक सोशलिस्ट कंट्री थी, नाम में भी लिखा हुआ है सोशलिस्ट, समाजवादी देश, कम्युनिस्ट कंट्री थी, साम्यवादी देश। हालांकि ये सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे और मैंने कुछ करा भी है। हमारी यूट्यूब चैनल पर ही पोल साइंस की और भी वीडियोस है मेरी, आप वो सारी देखिएगा, उनमें इन शब्दों का जिक्र कर रखा है। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, साम्यवादी क्या होता है, पूंजीवादी क्या होता है, गणतंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र क्या होता है, इनका जिक्र है। सभी चीजों के बारे में हम अभी यहां बात नहीं कर सकते, सभी के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमने कौन से देश से प्रेरणा ली? जापान ना, जापान में थे, हमने वहां से नहीं ली, हमने ली यूएसएसआर, सोवियत संघ से। मैंने मिटा दिया शायद, यूएसएसआर 15 देशों का संगठन था। कौन सा संशोधन? 42वां। कब हुआ? 76 में हुआ। कौन सा भाग जोड़ा गया संविधान के अंदर? भाग 4A और अनुच्छेद 51A। और कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10। और 10 के 10 कर्तव्य कौन कौन से आर्टिकल में है? सिर्फ एक आर्टिकल में, 51A। कोई दूसरा आर्टिकल नहीं है, कोई तीसरा आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल है 51A। शायद इधर दिखाई नहीं दे रहा, मैं दिखाता हूं आपको, कोई बात नहीं। 51A, 51A। और हां, आप लाइक और शेयर करते चलिए, लाइक और शेयर करते चलिए, ताकि आपके पास ये वीडियो बाद में भी अवेलेबल रहे, बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए लाइक और शेयर करते चलिए। मैं भी देखना चाह रहा हूं, अभी के अभी मैं देखना चाहता हूं लाइक कितने बढ़ा रहे हो तुम लोग। ठीक है, मैं पहले लाइक देखने के बाद, आपके क्वेश्चंस लेने के बाद, तभी मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक बार लाइक की तरफ देख रहा हूं, देखता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो कर दो, नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दो। कुछ तो करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, ताकि मेरे को पता तो चले कुछ समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है किसी को। मेरे को एक चीज चाहिए, या तो लाइक, वो जो ओके का रिपोर्ट है, या डिसलाइक, मर्जी तुम्हारी। हाँ जी, मर्जी कुछ भी है। ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ऐसा है, ये तो लाइक तो चलो आपका बनता है, तो आपका प्यार है, समझ में आ रहा है। कुछ भी लाइक डिसलाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस पता चलना चाहिए हाँ आपका ध्यान है क्लास के अंदर। और आज हमारे दिग्गज दीपक जी का जन्मदिन है। दीपक पवार जी, हरियाणा जी के, आपको पता ही होगा, उनको भी आपकी शुभकामनाएं चाहिएगी। और आपकी शुभकामनाओं के तहत मैं पूरी आशा करूंगा इस वक्त वो अपनी बॉडी भी बनाएंगे।
और जिसको भी विश करना हो अपना सेंटर के नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8059, मैं साइड में लिख देता हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और किसी को कोई भी डाउट हो जी, कोई भी डाउट हो वो आप पता कर सकते हो, पूछ सकते हो। अभी तक सबको समझ में आ गया होगा जी। जी केक भी काटेंगे, खुद ही बनाना पड़ेगा सभी को। ओके चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक कोई डाउट हो मेरे से पूछिए। परीक्षित जी भी यहां पर है, शायद वो अगर एक आधा कमेंट में से मिस हो गया हो तो आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी किसी का कमेंट या क्वेश्चन मिस हो गया हो, हम मिस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं क्योंकि काफी देर से मैं सिर्फ पढ़ा रहा था, आपके कोई कमेंट मैंने देखे नहीं थे, ठीक है जी। हाँ, लाइक और शेयर करते चलिएगा, लाइक और शेयर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य कितने थे भारत के संविधान लागू होने के दौरान 26 जनवरी 1950 में, कर्तव्य कितने थे, तो आंसर होगा 0, मतलब नहीं थे, ये कंसेप्ट ही नहीं था। कब जोड़े गए, 76 में। कौन सा संशोधन था, 42वां। कौन से देश से प्रेरणा ली थी हमने ली थी यूएसएसआर, सोवियत संघ। एकमात्र लोकतांत्रिक देश जहां पर कर्तव्य थे, जापान। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर कर्तव्य थे, जापान, ठीक है, जापान। कौन सा भाग जोड़ा गया, 4A। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A। और कितने कर्तव्य जोड़े गए, 10। कौन कौन से 10, 5 मिनट में पढ़ाने वाला। अभी बस देखते चलिए, अभी बस देखते चलिए कौन कौन से 10 थे वो। बाद में एक संशोधन और होता है, 86वां संशोधन 2002, जिसके तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा जाता है। 86वां संशोधन 2002, जिसके तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा जाता है, और टोटल कर्तव्यों की संख्या हो जाती है 11। तो फिलहाल देश में कर्तव्यों की संख्या है 11, कर्तव्यों की संख्या है 11। जोड़े गए थे कितने, 0। जोड़े गए, अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। जोड़े गए 10, और बाद में एक और जोड़ा गया 11वें नंबर पर 2002 में 86वां संशोधन। संशोधन मतलब अमेंडमेंट, मतलब संविधान में बदलाव। और वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं, 11, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, एक बात ध्यान देने वाली बात यह है, कर्तव्य जो हैं ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल और केवल और केवल और केवल भारतीयों के लिए है। जैसे भारत के अंदर अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति आता है तो उसके पास भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। अधिकार, हां अधिकार, राइट्स होते हैं। चाहे भारत से कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आता है तो यह नहीं कि पाकिस्तान से कोई भारत में है, आते ही तुमने गोली मार दी। उसके पास जीने का अधिकार होता है भारत के अंदर, धर्म का अधिकार होता है। ये नहीं पाकिस्तान से कोई मुसलमान भारत में आया और आते ही तुमने उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया बंदूक की नोक पर, कि बन जा हिंदू, बन जा सिख, या बन जा ईसाई, या और कुछ। उसके पास अधिकार होंगे, लेकिन कर्तव्य ये केवल भारतीयों के लिए है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है कि कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है।
अनुज गेलावत 11 में क्या है अभी सब बताएंगे, टेंशन मत लो। मैंने आपने 11वां पूछ लिया, 10 क्यों नहीं पूछे? मैंने 10 कब बताए? मतलब सीधा 11वां पूछना था, 10वां नहीं। अभी रुकिए, अभी मेन इन कंसेप्ट पे चलिएगा। 42वां क्या लिखा था ये, लेकिन आपने बढ़ाया हुआ है कि 42वां। अमित बेनीवाल जी, 42वें संशोधन में बहुत कुछ हुआ था। उनमें से इतनी सारी चीजें हो रखी है कि प्रस्तावना में चेंज हो रखा है, प्रिएम्बल में, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में चेंज हुआ था, उनकी सीटें फिक्स की गई थी, ठीक है, इमरजेंसी के बारे में बात की गई थी। तो बहुत कुछ हो रखा है उसमें। हमारी क्लासेस में आप पढ़ोगे 42वें संशोधन के बारे में। जी 42 में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, ओके, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ओके, तो केवल भारतीयों के लिए एक चीज। दूसरी चीज, कर्तव्यों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो पुलिस कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं की जा सकती। कर्तव्य कौन से हैं पढ़ाऊंगा मैं, एक एक करके मैं सब पे ही आता हूं। जैसे भारत के संविधान का पालन करो, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ द नेशन, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ, महिलाओं का सम्मान करो, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाओ, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाओ, देश की रक्षा करो। ऐसे ऐसे 11 कर्तव्य है। मैं डिटेल में आपको लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी समझो बात को, अभी समझो बात को। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, स्लाइड करना, एक बात ध्यान रखना, मैं अब आपके पास एक स्लाइड लेके आता हूं, फिर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले यही फर्स्ट, जैसे ये है हमारा एक कर्तव्य, हमारा पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना। लिख सकते हो आप लोग इस चीज को, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 11 कर्तव्य है, उन 11 कर्तव्य में से क्लोज ए मतलब पहला कर्तव्य है, वो ये है आपके सामने। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख लीजिएगा, बेशक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख लीजिएगा। नहीं मेरे को देखिए दोस्तों, अब यहां पर एक बात जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने सुन लिया होगा, क्या कहते हैं? संविधान का सम्मान करो, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो, राष्ट्रीय गान का सम्मान करो। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं और कहते भी हैं कि मौलिक कर्तव्यों का करो मत करो सम्मान वगैरह जो भी है, पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती है। बेवकूफ बना रहे हैं, गिरफ्तार करवा देंगे तुम्हारे को। ध्यान रखना दोस्तों, 3 अलग शब्द होते हैं। सम्मान करना अलग शब्द होता है, सम्मान ना करना अलग शब्द होता है, और अपमान करना अलग शब्द होता है। सम्मान करना अलग, सम्मान ना करना अलग। किसी को रिस्पेक्ट दोगे ये एक अलग बात, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे वो एक अलग बात, और किसी को इंसल्ट करोगे ये 3 अलग बात। आपके घर में मेहमान आए, पिताजी के दोस्त, पिताजी थे नहीं, पिताजी बाहर थे, माताजी भी नहीं थी। मेहमान आए, दरवाजा खोला, नमस्ते, पैर छुए, नमस्ते की, पैर छुए, बिठाया, पानी पिलाया, फिर चाय पिलाई, थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का नाश्ता सा किया। गर्मी हो रही थी, एसी ऑन करके सुला दिया, सो जाओ, पापा आए नहीं अभी, शाम तक भी पापा मम्मी आए नहीं, अपने हाथ से ही कुछ बना बनू दिया या बाहर से मंगवा दिया, मान लो लॉकडाउन नहीं है, उसके अलावा अपना पैर पुर दबा दबू के सब कुछ खिला पिला के आपने भेज दिया। आहा क्या सम्मान किया है। बंदा भी गाँव गुहान में जाके कहेगा वाह बच्चे बहुत अच्छे, बच्चे बहुत सम्मान किया।
ये होता सम्मान करना। एक अंकल गुजर रहे थे, पैर तो दूर दूर की बात है, आपने दूर से ही नमस्ते कर दी। ये भी तो भारत का एक स्टाइल है। मतलब एक तो होता है नमस्ते करना, एक होता है दूर से ही। आजकल भारत में नमस्ते ऐसी होती है, भगवान को भी दूर से ही नमस्ते अंकल। हमारे को भी कई बच्चे दूर से ही नमस्कार कर देते, हम भी समझते दूर नमस्कार ही कह रहा होगा, बाकी पता नहीं क्या कह रहा है वो तो। हाँ, वो आया नहीं है अभी, केस मैंने बताया नहीं है। आप में से पहले पढ़ी हो शिवानी कौशिक जी? अभी वो केस मैंने अभी बताया नहीं है, अभी 2 मिनट रुकिए। नवीन जिंदल वाला केस अभी रुकिए शिवानी जी। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, इस प्रकार से एक होता अपमान करना। अंकल आए, दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही कह दिया अबे तू फिर आ गया, और बाहर निकाल दिया। तो फिर आ गया, बाहर निकाल दिया, या बदतमीजी करके। तो सम्मान करना है करो, नहीं करना मत करो, बट तुम अपमान नहीं कर सकते हो। लाइक अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले 26 जनवरी का एक हमारा त्योहार गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हां या ना बोलना है, बस ध्यान से सुनना, हां या ना। मैं रिपीट सिस्टम पर देखूंगा, आप में से कितने लोगों ने अपने घर की छतों पर तिरंगे को फहराया था 26 जनवरी को? इस साल 26 जनवरी को तिरंगे को, हमारे झंडे को किस किसने फहराया था? बताइए किस किसने आप में से। मैं आपसे रिपीट पूछना चाहता हूं, 26 जनवरी को हमारे तिरंगे को किस किसने, हाँ या ना? बस सिंपल, हाँ या ना जी। और जिनको पसंद आ रहा हो क्लास, वो लाइक करते चले ताकि मुझे पता चले, और नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर दो प्लीज। या तो लाइक या डिसलाइक, कुछ तो करो। मैं तो चाहता हूं कुछ ना कुछ करो, या तो लाइक या डिसलाइक। ओ, एक दो को ने यस कहा है, ज्यादातर लोगों ने नो, यस नो, नहीं 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 नहीं, ज्यादातर लोगों ने मना ही करा है। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। क्या फायदा? एक ने तो ये भी कह दिया क्या फायदा। अच्छा ठीक है, देखिए तो 95% से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं ना, हमने 26 जनवरी को अपने झंडे को नहीं फहराया है अपनी छत पर। और 4-5% लोगों ने कहा यस, हाँ 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 हमने फहराया है। तो जिन लोगों ने फहराया था उन लोगों ने सम्मान कर दिया, और जिन लोगों ने नहीं फहराया उन लोगों ने सम्मान नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, मैंने भी 26 जनवरी को अपने घर पर नहीं फहराया था तिरंगे को, तो मैंने कोई अपमान थोड़ा ना किया था। अपमान करोगे तो सजा पक्की होगी। अब यहीं से आप एक केस को समझो ताकि आप इस बात को समझ पाओगे। जी जी ओके, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं सम्मान करना ना करना क्या मतलब होता है। और वो ये होता है, जैसे कि हमारे एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेरे को एक हमारी विद्यार्थी थी, उन्होंने नाम दिलाया याद केस का, ध्यान भी नहीं था मुझे, तो नवीन जिंदल का केस। मैं आपको बता दूं, नवीन जिंदल एक सांसद हैं भारत के, हरियाणा से ही हैं, और उन्होंने, लंबी कहानी है, मैं उस कहानी को थोड़ा छोटा करता हूं। अमेरिका की कहानी थी, भारत के तिरंगे को फहराने की कोशिश की गई, एक बड़ा झंडा उन्होंने फहराया। मतलब आपको पता भी होगा, भारत में भी नवीन जिंदल ने बहुत जगह पर बड़े बड़े तिरंगे फहराए हैं, बहुत बड़े बड़े, है ना। अमेरिका में भी फहरा दिया, उनका अधिकार था, फहरा दिया, उनकी प्रॉपर्टी थी भैया, खरीद रखी थी जगह, अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। नवीन जिंदल ने फहरवा दिया अपना झंडा। थोड़े अमेरिकन वगैरह को किलसी होगी कि ये तो गलत हुआ, तो उन्होंने क्या था, उन्होंने कुछ केस वेस वहां पर डाल दिया, वहां पर केस हो गया। जिंदल साहब जब बात आगे तक पहुंची तो सबने, अदालत ने कहा कि भाई बात तो ठीक है नवीन साहब, मतलब उनके वकीलों से बात हुई थी, नवीन जिंदल सीधा थोड़ा ना जा रहे थे, बात तो ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी अमेरिका के अंदर है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, झंडा फहराओ। बट भाई साहब आपका संविधान तो खुद ही नहीं कहता कि आप झंडा फहराओ, क्योंकि पहले आम आदमी को
365 दिन सभी के सभी दिन झंडे फहराने की इजाजत नहीं थी। हुआ क्या, वहां पर भाई साहब को झंडा उतारना पड़ गया और यहां पर उन्होंने केस लड़ा। वो केस काफी फेमस केस था और उस केस में फैसला आया था 23 जनवरी 2002 को, और एक कानून भारत में बना था, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, बाद में एक कानून बनाया गया, कोड ऑफ इंडिया, जो कि लागू हुआ 26 जनवरी 2002 से। 26 जनवरी 2002 से। हां बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओके, राइट टू एजुकेशन जी, राइट टू एजुकेशन भी रिम्पी जी उसी में हुआ था जी, उसी में हुआ था। लगता है काफी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 26 जनवरी 2002 को, पहले केस आया था 2002 में सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या होता है सम्मान करना और क्या होता है सम्मान ना करना और क्या होता है अपमान करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई कोड हमारे झंडे को लेकर जारी किए गए। ध्यान से रखना, पहला, एक, अगर कोई भी झंडा फहराता है तो झंडे का जो अनुपात होता है वो होना चाहिए 3:2 का। सॉरी, हालांकि ये शुरू से था, सुप्रीम कोर्ट ने नया कुछ नहीं कहा था इस मामले में, ये आजादी के टाइम से था, संविधान के लागू होने के टाइम से था, संविधान के लागू होने के टाइम से था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब कुछ चीजों का करना बहुत जरूरी है। 3:2, 3 लंबाई 2 चौड़ाई। और यह भी बात ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था 2012 में, अगस्त का पेपर था, 19 अगस्त का। सब इंस्पेक्टर में क्या पूछा गया, ध्यान से सुनना, भारतीय जो तिरंगा है, आपको बता दूं एक और चीज, तिरंगा वैसे तो कई देशों के पास है 3 रंग वाला, लेकिन तिरंगा जो शब्द है या ट्री कलर जो वर्ड है, इसका नामकरण या फिर ये कहो पेटेंट, वो हमने ले रखा है। मतलब अगर आप तिरंगा कह रहे हो कहीं भी, किसी भी स्टेज पर, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी स्टेज पर, तो तिरंगा या ट्री कलर ये भारत के झंडे को बोला जाता है। ओके, तो क्या बोला, तिरंगे के चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2012 का क्वेश्चन था, 19 अगस्त का। तिरंगे का चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या है। अब बंदे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3:2, 3:2, 3:2, बट यहां आप फंस रहे हैं कि उसने पूछा चौड़ाई, विड्थ एंड लेंथ, जो विड्थ होती है और लेंथ होती है उसका पूछा था, तो आंसर होना चाहिए था 2:3। ठीक है, जो भी है, जैसा भी है। हां, पिंगई वेंकई, ये जिन्होंने तिरंगा बनाया था, बिल्कुल उसके बारे में भी बात करेंगे, हम पहले इधर फोकस करते हैं। एक, दूसरा, ऊपर वाला जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, केसरिया, सैफ्रॉन। लेकिन यहां पर वर्ड आता है, जिस वर्ड का आता है इंडियन सैफ्रॉन, इंडिया सैफ्रॉन, सॉरी इंडियन भी नहीं, हां इंडिया ठीक लिखा है, इंडिया सैफ्रॉन। देखिए हर कलर की शेड्स होती है। जैसे आप जंगल में चले जाओ, जंगल में हर जगह हरा हरा होता है, लेकिन सभी हरे अलग होते हैं। आप किसी भी पेड़ को देख लो, ये भी हरा, वो भी हरा, वो भी हरा, ये भी हरा, लेकिन सभी हरे अलग होते हैं, वो उनकी शेड्स होती है। ऐसी सभी कलर्स की शेड्स होती है। जैसे बेबी पिंक लड़कियों का फेवरेट, ठीक है ना। हाँ, तो नहीं, थोड़े थोड़े रंगों की जानकारी अब मुझे भी होने लग गई है ठीक है ना, नया नया विवाहित आदमी पांडे जी तो हो जाती है थोड़ी बहुत जानकारी। तो कहने का मतलब यह है, इंडिया सैफ्रॉन, भारतीय केसरिया।
अगर आप सैफ्रॉन लिख दोगे गलत हो जाएगा। ऐसी नीचे हरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया ग्रीन, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जंगल में चले जाओ सभी जगह हरा नजर आएगा, लेकिन फिर भी सभी हरे अलग होंगे। इसलिए इंडिया ग्रीन नाम से जो कलर होता है उसको बोलते हैं, जो हमारे तिरंगे में यूज होता है, ठीक ना, हाँ, जो हमारे तिरंगे में यूज होता है। और बीच में होता है, आपको पता है 24 तिलियां अशोक चक्र से जो हमने प्रेरणा ली है, और यहां पर यूज होता है नेवी ब्लू। कई लोग कहेंगे डार्क ब्लू, कई बोलेंगे स्काई ब्लू, कई बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो इंडिया सैफ्रॉन, इंडिया ग्रीन, नेवी ब्लू चक्र का कलर, और बीच में व्हाइट, वो तो आप जानते ही होंगे। जी हां, मैं इस कोड के बारे में बता रहा हूं, जो हमारी पहला कर्तव्य है तिरंगे का सम्मान करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑनलाइन जरूर है लेकिन डिटेल में क्लासेस वगैरह होगी आपकी, ठीक है। और अगर पसंद आए, मैं फिर बोल रहा हूं, पसंद आए लाइक करते चलिएगा, नहीं आए डिसलाइक कर देना। मुझे डिसलाइक भी पसंद है, इतनी बुरी दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लाइक डिसलाइक जैसा आपको पसंद आए। ओके, नेवी, तो बीच का कलर व्हाइट, ये तो सबको पता है। अब कृपया करके ये मत पूछिएगा सर कौन सा व्हाइट, ऑफ व्हाइट, लाइट व्हाइट, ये व्हाइट वो व्हाइट, ये प्योर व्हाइट, नॉर्मल जिसको व्हाइट बोला जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हां, तो कौन कौन से कलर, इंडिया सैफ्रॉन भारतीय केसरिया, इंडिया ग्रीन भारतीय हरा, नेवी ब्लू चक्र में 24 तिलियां जिसमें होती है, ठीक है। और क्या गाइडलाइन है हमारे तिरंगे के बारे में कि तिरंगा कम से कम इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए, इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए कि वो किसी भी सूरत में जमीन के टच नहीं होना चाहिए, जमीन के टच नहीं होना चाहिए, जानबूझ के नहीं होना चाहिए, गलती से हो जाए बात अलग होती है, जमीन के टच नहीं होना चाहिए। एक नेक्स्ट, अगर तिरंगा हां खराब हो जाता है या फट जाता है तो उसको दोबारा नहीं सीलना है। जैसे हरियाणा वाले वो लगा देते ना थेपड़ी सी, थेकड़ी जो होती है, वो नहीं करना है, रफू नहीं करना उसको। अगर तिरंगा डैमेज हो जाता है, फट जाता है, फेड हो जाता है, तो एक एकांत में जाके, प्राइवेट में जाके उसको या तो जला दो या दफना दो। जी हां, सही सुना, जला दो। बहुत सारे लोग सोचेंगे जलाना नहीं होता है, मैंने कहा एकांत में जाके, पब्लिक में नहीं जलाना कि बीच चौराहे पे लाके जलाओगे और कहोगे मेरा झंडा खराब हो गया था। केस है, केस देशद्रोह का, वो भी हां, सीधी की सीधी। जी सब करवाएंगे, सब करवाएंगे शिवानी जी, रुकिए आप एक बार, चलते चलिए। ओके, दूसरा, गारमेंट्स में, कपड़ों में सिर्फ कमर से ऊपर के कपड़े होने चाहिए। तिरंगे का प्रयोग कर सकते हो, कमर से ऊपर के कपड़े, जैसे शर्ट है, स्वेटर है, जैकेट है, शॉल है, या कोई और कुछ भी, चुन्नी है, इस प्रकार से कमर से ऊपर के कपड़े, और अंडर गारमेंट्स नहीं होना चाहिए, मतलब निक्कर नहीं, बनियान नहीं, अंडर गारमेंट्स में नहीं। केस, सीधा केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ है, सम्मान करना एक अलग बात, सम्मान ना करना एक अलग बात, अपमान करना एक अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जी हां, चप्पल जूते कुछ नहीं, इस प्रकार से साल के किसी भी दिन आप फहराओ। मैं बताना भूल गया, नवीन जिंदल वो केस जीत गए थे इंडिया में, उसी का नतीजा था जे द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है। हां, बाकी कई सारी चीजें इसमें और भी आती हैं, कब फहराना चाहिए, कैसे फहराना चाहिए, सुबह फहराना चाहिए, शाम को उतार लेना चाहिए, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, उतार लेना चाहिए, उतारना कंपलसरी नहीं है। देखो आप बिल्डिंगों की छतों पर एक बार कोई फहरा देता है, ये मेरे भाई लोग जो इतने मैसेज कर रहे थे हमने फहराया, उनकी छतों में भी फहर रहा होगा, कोई जरूरी नहीं उतारना।
हां, लेकिन उतार लेना चाहिए, ये एक्स्ट्रा सम्मान होता है। एक तिरंगे को अगर फहराना है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, खुला आसमान। ये नहीं है कि तुम घर की छत के अंदर फहरा रहे हो। हां, डिस्प्ले कर सकते हो, लगा सकते हो, फहरा नहीं सकते हो। स्कूल में देखा होगा, खुले मैदान में फहराते थे झंडे को, क्योंकि झंडे से ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए ना, सबसे ऊपर, सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, ना ही दूसरा कोई और झंडा। नीचे रखना हो रखो, कोई दिक्कत नहीं, बराबरी में लाना हो लाओ, उससे ऊपर नहीं, झंडे से ऊपर। ये हमारा इंडिया कोड ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहता है 2002, जिसकी अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो झंडे के अंदर कुछ लपेटना नहीं है। यह नहीं है कि झंडे के अंदर रसगुल्ले लपेट के ले जा रहे हो। झंडे के अंदर सिर्फ या तो शहीद की बॉडी को लपेटा जा सकता है। टीवी में देखते होंगे, हमारे जवान जब शहीद होते हैं तो उनके तिरंगे में उनकी बॉडी को लेके आया जाता है, लाया जाता है। या कोई राष्ट्रीय कोई रत्न हो, देश के कोई रत्न हो, जैसे कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या कोई एक्स्ट्रा कोई रत्न हो जिसको होम मिनिस्ट्री अलाउ कर दे, गृह मंत्रालय। जैसे श्रीदेवी जी का देहांत हुआ था शायद अभी कुछ पहले, उनको भी तिरंगे में लपेटा गया था, मैंने सुना है। तो होम मिनिस्ट्री की परमिशन के बाद हां, फूल लपेट सकते हो, क्योंकि जब फहराते हैं तो उसमें फूल होते हैं ना, उसके पेटल्स वगैरह जो होते हैं, फ्लावर्स के पत्तियां जो फूल के ऊपर के होते हैं, वो चीजें आप उसमें लपेट सकते हो जी। ठीक है, यही केस था फ्लैग को फहराने के लिए। 24 घंटे कभी भी आप फहरा सकते हो। तो ऐसे कुछ नियम और कायदे हैं जब हम झंडे को फहरा सकते हैं। गाड़ी पर नहीं लगा सकते हो आप लोग, या कहीं सी, बाकी वो आप लोग में से जो पूछोगे देख सकते हो। अभी तक मुझे बताइए, सभी को क्लियर चल रहा है? जिन जिन को समझ में आ रहा है लाइक करते चलिए, नहीं आ रहा डिसलाइक करते चलिए। लाइक या डिसलाइक? ओके, हाँ, फ्लावर्स रैप कर सकते हो आप। ओके, जल्दी लाइक या डिसलाइक करते चलिए आप लोग, या तो पसंद आए तो ठीक है, वरना डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य, जी हाँ, ओह बिल्कुल नहीं, स्क्रीन पे भी लाइक, और जहां जो लाइक का बटन, अंगूठे का बटन दबा हुआ है, उसको लाइक करना है या डिसलाइक करना है, जो भी है, पसंद आए तो ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ऐसे कुछ नियम और कायदे हैं झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर, जिनका पालन आपको करना है। ठीक है, ऐसी बाकी चीजों के बारे में भी हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, 4, 5, 6 क्लास चलेगी, बिल्कुल चलेगी। जहां पर मैंने रोका है यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। जिसको मैं नहीं पढ़ा वो पूरी क्लास देख ले, थोड़ा सा पीछे से, और नेक्स्ट क्लास में यहां तक पढ़ के आए, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक डिसलाइक करते रहिएगा, या तो लाइक या डिसलाइक, जैसा आपको अच्छा लगे। हमारा भी थोड़ा उससे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसी से क्लास और उत्साह लेने से थोड़ी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक। बहुत अच्छे, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, सब सेव हो जाएगी, लाइक करते ही आपकी गैलरी में आ जाएगी। अजय कोश जी, ओके जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक अनाउंसमेंट है छोटी सी, ये अनाउंसमेंट आप आपने देखेगा जी, आपकी स्क्रीन पर एक अनाउंसमेंट आ रही है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं, बाकी इसको पढ़िएगा। मेरी तरफ से नमस्कार। और एक सेकंड रुकिएगा, नमस्कार थोड़ी देर में देना है लगता है जी।
जी, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी हैं, जिनमें 7 बातें मेन कही गई हैं। अपने घर के बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड से उन्हीं को प्रभाव होने के चांस बने रहते हैं। लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से पालन करें। कई जगह ऐसा देखने को मिला जहां पर इनका पालन नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन का व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो इसके लिए। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें ताकि आपको कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे। 5वां बिंदु उन्होंने कहा है, जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करें, उनको भोजन की आवश्यकता पूरी करें। 6ठे पॉइंट पर अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें, उन्हें काम से ना निकालें। और 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, नर्स, सफाई कर्मचारी आदि का सम्मान करें। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, दोबारा मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, उनका सम्मान करें, ज्यादा अच्छा है। सम्मान करें, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अपमान तो आप कर ही नहीं सकते हो ना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।